कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैशतान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है विस्तारा से, जहां पे विस्तारा ने अनाउंस किया है कि वो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो। टोक्यो विस्तारा का सबसे नया इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है एंड ये फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगे ऑन देयर बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर्स। तो विस्तारा ने कहा है कि वो वंस अ वीक फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो अंडर इंडियाज ट्रैवल बबल एग्रीमेंट विद जापान एंड ये फ्लाइट्स चालू होंगे फ्रॉम जून 16। तो जैसा कि मैंने कहा कि विस्तारा अपने बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर्स यूज करने वाली है, जिसमें 3 क्लास केबिन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें इंक्लूड होते हैं प्रीमियर इकोनॉमी, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास। एंड इसके वजह से विस्तारा पहली ऐसी इंडियन एयरलाइन बन चुकी है जो टोक्यो तक प्रीमियर इकोनॉमी अवेलेबल कराएगी। एंड विस्तारा ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा है कि वो अपने केबिन क्रू को जापानीज लैंग्वेज के लिए भी ट्रेन कर रही है, जिसके वजह से जो हॉस्पिटैलिटी है ये रूट पे वो भी इंक्रीज हो, एक्सटेंड हो। अगली खबर आ रही है इंडिगो से, जहाँ पे लास्ट वीक के एविएशन न्यूज में आपको मैंने कहा था कि इंडिगो अराउंड 4000 करोड़ रेस करने वाली है थ्रू QIP। तो अभी ऐसे न्यूज मिल रही है कि इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अराउंड 3000 करोड़ रेस करने के लिए अप्रूवल दे दिया है थ्रू QIP, जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट। तो QIP का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज अपने शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को बिना किसी स्टैंडर्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस के। अगली खबर आती है गो एयर से, जो ये वीक में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था। तो गो एयर ने अपने आप को रीब्रांड किया है टू गो फर्स्ट, बिकॉज वो बहुत जल्द अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर बनने वाली है। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स बेसिकली बहुत ही कम रेट्स पे टिकट्स प्रोवाइड करते हैं अपने पैसेंजर्स को। तो बिकॉज अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स इतने कम पैसों में टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, इसके वजह से पैसेंजर्स को ना के बराबर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उनमें से कुछ की बात करूँ तो उनमें आता है कि बिल्कुल भी मील्स प्रोवाइड नहीं करना, बहुत कम या बिल्कुल भी बैगेज अलाउंस नहीं प्रोवाइड करना, इवन पैसेंजर्स अपनी सीट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सीट सिलेक्शन भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होता है। एंड इसलिए आप कह सकते हो कि गो एयर ने अपना नाम गो फर्स्ट रखा है, मतलब जो पहले आएगा उनको ही अपनी स्पेसिफिक सीट चूज करने को मिलेगी। बट अगेन ये मेरा अजम्पशन है, गो एयर ने एग्जैक्टली नहीं कहा है कि वो किस टाइप की अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स बनेगी एंड क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड किए जाएंगे या एक्सक्लूड किए जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि गो एयर पे एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊं कि वो एग्जैक्टली अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स में कैसे कन्वर्ट होगी एंड क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे, क्या क्या एक्सक्लूड किए जाएंगे। तो जैसे ही मेरे को सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। एंड इसी रीब्रांडिंग के चलते हुए गो एयर ने अपना IPO के लिए फाइल कर दिया है, जो है अराउंड 3600 करोड़ का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गो एयर का भी IPO बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि गो एयर का IPO निकलने के बाद आप गो एयर के शेयर्स लोगे या नहीं लोगे। अगली खबर आती है दिल्ली हाईकोर्ट से, जहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि सब ATCs 5% ऑफ पायलट्स एंड केबिन क्रूज जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं उनको रैंडम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मोस्टली हर पायलट, केबिन क्रू या ATC को फ्लाइट बोर्ड करने से पहले या अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले देना पड़ता है, जिसमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इंसान ने कितने घंटों पहले कोई अल्कोहल या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस कंज्यूम किया है या नहीं। तो बेसिकली ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हर पायलट, केबिन क्रू या ATC को देना पड़ता है अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले। एंड उससे पता चलता है कि वो पर्सन ने 12 घंटे पहले कोई अल्कोहल या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस कंज्यूम किया है या नहीं। एंड यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये जो रैंडम चेक्स किए जाएंगे BA के, वो 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम 6 लोगों के होंगे। एंड हर एक टेस्ट के पहले जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन है उसे UV रेडिएशन से सैनिटाइज किया जाएगा। अगली खबर आती है दिल्ली एयरपोर्ट से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना T2 टर्मिनल मई 17 से बंद करेंगे एंड जितने भी फ्लाइट्स थे जो T2 टर्मिनल से ऑपरेट किए जाने वाले थे वो अभी T3 टर्मिनल 3 से ऑपरेट किए जाएंगे। एंड ये डिसीजन दिल्ली एयरपोर्ट ने बढ़ते हुए चाइनीज वायरस के केसेस को देखते हुए लिया है। अगली खबर आ रही है एयरबस से, जहाँ पे एयरबस ने ऐसा कहा है कि वो अपने A380 प्रोडक्शन लाइन को पूरी तरीके से कन्वर्ट करेंगे A320 फैमिली एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे A320 फैमिली एयरक्राफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितने भी A320 फैमिली एयरक्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट सबके सब उधर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो A320 फैमिली में कौन कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं वो आपको स्क्रीन पे अभी फिलहाल दिख रहे होंगे। कुछ की बात करूँ तो उनमें आते हैं A320 neo, A321, A321 neo, A321 XLR एंड सो ऑन। एयरबस का ऐसा कहना है कि जो टूरूस के पास में A380 का प्लांट है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑपरेशनल भी हो जाएगा एंड ऑफ 2022 तक। तो एयरबस A380 जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट एयरक्राफ्ट है उसकी प्रोडक्शन कुछ ही प्रोडक्शन यूनिट्स बचे हैं एंड ये सब के सब एमिरेट्स के हैं।
तो करेंटली जो लास्ट A380 बनने वाला है एमिरेट्स का, वो उसकी प्रोडक्शन चालू है एंड उसका जैसे ही प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, लास्ट A380 बन जाएगा, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्लांट A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए डेडिकेट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो इससे हमें दिख रहा है कि A380 का जो एरा था, या मेरे को क्वाड इंजन जो 4 इंजन जेट्स का एरा था, वो किधर ना किधर हमें कम होता हुआ दिख रहा है। अगली खबर फिर से आते हैं विस्तारा से, जहाँ पे टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस जो विस्तारा के ओनर्स है, उन्होंने मिलके 465 करोड़ विस्तारा के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो टाटा सन्स जो विस्तारा को 51% ओन करता है, उन्होंने 237.15 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं एंड सिंगापुर एयरलाइंस जो विस्तारा एयरलाइंस के 49% शेयर्स होल्ड करता है, उन्होंने 227.85 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल मिलकर अराउंड 465 करोड़ होते हैं। तो एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट किस लिए की गई है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी आप देख रहे रहोगे कि बहुत सारे एयरलाइन के ओनर्स अपने अपने एयरलाइंस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पैंडेमिक के चलते हुए हो रहा है, जिसकी वजह से ये पैसे एयरलाइन को सस्टेन करने के लिए काम आएंगे। बट आगे ने मेरा थॉट है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगली और ये वीक की आखिरी खबर आती है स्पाइस जेट से, जहां पे स्पाइस जेट के 4 पायलट्स को 21 आवर्स के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर ही रहना पड़ा था क्रोएशिया में। तो आप कह सकते हो कि अराउंड पूरा के पूरा दिन ही वो एयरक्राफ्ट के अंदर थे और इसका रीजन एक ही था, बिकॉज उनके पास RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट नहीं था। तो ये फ्लाइट कंडक्ट की गई थी 2 कैप्टन एंड 2 फर्स्ट ऑफिसर्स से, जो फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू गजरब, जो क्रोएशिया का कैपिटल है। एंड ये चारों के चारों पायलट्स के पास अपना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट नहीं था, जो मैंडेटरी था क्रोएशियन अथॉरिटीज के हिसाब से। एंड इसके वजह से क्रोएशियन अथॉरिटीज ने अलाउ नहीं किया इन चारों पायलट्स को बाहर निकलने के लिए एयरक्राफ्ट से, जिसके वजह से इन चारों के चारों पैसेंजर्स को 21 आवर्स के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर ही रहना पड़ा। तो बेसिकली इन पायलट्स का लेओवर था जो क्रोएशियन अथॉरिटीज ने एयरक्राफ्ट के अंदर ही करवाया। एंड ये 24 आवर्स खत्म होने के बाद ये चारों पायलट्स वापस आ गए वही फ्लाइट ऑपरेट करते हुए दिल्ली, बिना किसी पैसेंजर या कार्गो के। तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि एयरलाइंस ने भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काम निभाना चाहिए। एंड स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा की तरफ से ऐसे सब न्यूज हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको डेली की एविएशन न्यूज जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, बाय।